चैप्टर 23। बैठो, नाश्ता करो। स्वर्णा जी ने कह। नहीं डॉट। क्या हुआ बहू? शान्वी को बैठने क्यों नहीं दे रही हो? अब तुम? दादाजी ने पूछा। ये ब्रेकफास्ट मैंने बाहर वालों के लिए प्लान नहीं किया है। मैं एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ जिसमें बाहर वाले तो शामिल नहीं हो सकते। इसे ब्रेकफास्ट करना है तो अपने लिए कुछ बनवा ले और बाहर जाकर नाश्ता करे। ये सब फैमिली के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं। सुरेखा जी ने कहा। अपनी माँ की बात सुन अर्णव कुछ कहना चाहता था। शायद वो शान्वी की सपोर्ट लेना चाहता था, मगर फिर बगैर कुछ कहे चुप रह गया। ऐसे कैसे कह सकती है आप भाभी? शान्वी आउटसाइडर तो नहीं है। और अगर वो नाश्ता कर लेगी या अनाउंसमेंट सुन लेगी तो क्या हो जाएगा? स्वर्णा जी ने कहा। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये लड़की हमेशा एक आउटसाइडर है और रहेगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं अपनी खुशियों पर इस लड़की का परछावा भी नहीं पड़ने देना चाहती। सुरेखा जी ने कहा। शानू तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। इस घर में हमारा भी उतना ही हक है जितना और लोगों का है। स्वर्णा जी ने कहा। नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। मैं अपने लिए खुद कुछ खाने को बना लूंगी। चलो, अर्णव ने कहा। शानू ने पूछा। नाश्ता बनाने। अर्णव ने कहा। तुम बनाओगे क्या? शान्वी ने पूछा। नहीं डॉट, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठकर नाश्ता करो। मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी। अर्णव, तुम क्यों कहीं जा रहे हो? यहाँ बैठकर नाश्ता करो। सुरेखा जी ने कहा। नहीं ताई जी, मेरा मन नहीं है। आप लोग नाश्ता कीजिए। तुम यहीं बैठकर नाश्ता करो। ये फैमिली ब्रेकफास्ट है, तुम्हारा ऐसे जाना ठीक नहीं। मेरा मूड नहीं है ये सब खाने का, इसलिए जल्दी से कुछ बनाओ। चलो। शान्वी का हाथ पकड़ बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अर्णव वहां से किचन की ओर बढ़ गया। सुरेखा जी का रुख व्यवहार शान्वी के लिए देख कपूर फैमिली और उनके मेहमान बहुत खुश हो रहे थे। मोहिनी और मोनिका उसे देख तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब अर्णव ने शान्वी का हाथ पकड़ा तब मोनिका की वो तिरछी मुस्कान हवा हो गई। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आने लगी। उसका बस चलता तो वो शान्वी का हाथ अर्णव के हाथ से छुड़ा देती, मगर अफसोस बेचारी मोनिका का इतना बस चलता नहीं है। डॉट। किचन में आकर शान्वी ने सैंडविच बनाने का सोचा, जिसके लिए अर्णव ने चीज और पनीर दिए। एक तरफ शान्वी ने चाय बनाने रख दी। शान्वी काफी ध्यान के साथ सैंडविच और चाय बना रही थी। उसकी चाय की महक न सिर्फ किचन में बल्कि डाइनिंग हॉल तक पहुंच चुकी थी, जहां पर सब नाश्ता कर रहे थे। सैंडविच और चाय लेकर दोनों किचन से बाहर आए और सोफे पर पसर कर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर सब अपना नाश्ता कर रहे थे। अर्णव अपनी तिरछी नजरों से शान्वी को देख रहा था। और भी कोई था वहां जो शान्वी को देख रहा था, लेकिन इन सब पर ध्यान न लगाते हुए शान्वी मस्त से अपना नाश्ता करने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों में भी नाश्ता कर लिया था कि तभी सुरेखा जी वहां से उठी और किचन की ओर बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उनके हाथों में एक प्लेट थे जो पूरी तरह मिठाई से भरी हुई थी। सुरेखा जी के हाथों में प्लेट और मिठाई से भरी उस प्लेट को देख स्वर्णा जी को अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। मुझे सभी तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। ये बात कहते हुए सुरेखा जी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। न्यूज़ की बात पर सभी उतावले होते हुए उनकी तरफ देखने लगे, सिवाय अर्णव, शान्वी और अर्णव के। अर्णव अपने मोबाइल में कुछ मील्स देख रहा था, तो वही शान्वी और अर्णव मोबाइल में कौन सा नया गेम डाउनलोड करना है ये चेक कर रहे थे।
दोनों ने अभी तक नाश्ता भी पूरा खत्म नहीं किया था। नाश्ता करते करते दोनों गेम की बातें करने लगते, जिसकी वजह से उनका ध्यान सुरेखा जी पर नहीं गया था। खुशखबरी ये है कि इतने वक्त से जिसका इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। पहेली क्यों बूझा रही हो बहू? दादाजी ने पूछा। सही कहा अंकल ने, सही ने, बताओ क्या मतलब? रचना जी ने पूछा। मतलब ये कि हम बहुत जल्द समधी बनने वाले हैं। मोहिनी और अर्णव की सगाई का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकला है। बहुत शुभ मुहूर्त है, खुशी के साथ उन्होंने कह। ये बात सुन फोन में ध्यान लगाए बैठे अर्णव का ध्यान भंग हो गया। फोन से अपनी नजर हटाते हुए उसने अपनी मां की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर उसकी सगाई की अनाउंसमेंट करने पर ही दुनिया भर की खुशी दिख रही थी। अर्णव इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन अपनी मां की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो अपनी मां को मना करना चाहता था, लेकिन उनकी खुशी के आगे वो खुद को कुर्बान भी कर सकता था। उसने एक नज़र शानवी की तरफ देखा, जो मजे से चाय पीते हुए गेम खेल रही थी। सुरेखा जी की बात पर कपूर और सिंघानिया फैमिली ही ज्यादा खुश नजर आए। इसके साथ ही सुरेखा जी की बात सुनकर एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। अर्णव। आज रॉय मेंशन में अर्णव का नाम गूंज उठा। शानवी के नाम की गूंज आजकल रॉय मेंशन में गूंज ही रही थी, लेकिन आज अर्णव का नाम भी गूंज उठा। मगर क्यों? अब अर्णव ने क्या कांड किया होगा? चैप्टर 24। सुरेखा जी की बात पर कपूर और सिंघानिया फैमिली ही ज्यादा खुश नजर आए। इसके साथ ही सुरेखा जी की बात सुनकर एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। अर्णव। आज रॉय मेंशन में अर्णव का नाम गूंज उठा। शानवी के नाम की गूंज आजकल रॉय मेंशन में गूंज ही रही थी, लेकिन आज अर्णव का नाम भी गूंज उठा। मगर क्यों? अब अर्णव ने क्या कांड किया होगा? अर्णव, क्या हुआ? तुम ठीक हो? स्वर्णा जी ने आते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ मॉम, वो बस चाय पीते हुए खांसी आ गई थी। अपने सीने पर हाथ रखे हुए अर्णव ने कहा, और बगल में बैठी शानवी को देखा, जो उसकी पीठ सहला रही थी। असल में अर्णव को चाय पीते हुए ठसका लग गया था। अर्णव मजे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक ही सुरेखा जी के मुंह से 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त है, ये बात सुन उसके मुंह में गई चाय। ना तो गले से नीचे उतरने को तैयार थी, ना बाहर आने को, जिसकी वजह से उसे खांसी आ गई और सारी चाय सीधा मुंह से बाहर निकल हो गई। उसे ये तो पता था कि अरमान को शादी मोहिनी ही होकर रहेगी, लेकिन 2 दिन बाद सगाई। इस बात को सुन उसे धक्का लग गया। वैसे मैंने तो खुशखबरी सुन ली, अब क्या होगा? अर्णव की तरफ देख आंखें मटकाते हुए धीमी आवाज में शानवी ने कहा, जिसकी बात सुन अर्णव ने उसे देख और बदले में 2 बार आंख झपका दी। फिर कुछ देर बाद अर्णव ने शानवी की तरफ दोबारा देखा, जो बदले में उसे ही देख रही थी। फिर दोनों ने साथ में सामने डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों को खास कर अरमान और फिर मोहिनी को देखा, और फिर शुरू हो गई दोनों की पागलपंती। उन लोगों की शक्लें देखने के बाद दोनों ही हंसने लगे। उन्हें यूं हंसता देख सबके चेहरे पर सवाल की लकीरें उभर गई। तो वही मोहिनी और मोनिका के बदन में आग लगने लगी। हंस क्यों रहे हो अर्णव? इस लड़की को क्यों इतनी हंसी आ रही है? सुरेखा जी ने कहा। कुछ नहीं ताई जी, बस कुछ देख रहा था, अर्णव ने आराम से कहा। अब क्या मुझे हंसने के लिए परमिशन लेनी होगी? अपने निचले होंठ को बाहर निकाल बच्चे की तरह शानवी के कहा। क्या देख रहे हो? लड़की, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आखिर इतनी बदतमीज जो हो, सुरेखा जी ने कहा। एक कम अकल के साथ पूरी बेवकूफ की जोड़ी। शानवी ने बिल्कुल धीमे ये बात कही।
सुरेखा जी की बात का जवाब समझ लो। ये बात शानवी ने बहुत धीरे कही थी, जो सिर्फ अर्णव और उसके सामने खड़ी स्वर्णा जी के कानों में ही गई। स्वर्णा जी शानवी की बात पर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी, तो वही अर्णव से उसकी हंसी संभल ही नहीं रही थी। भले ही शानवी ने पूरी बेवकूफ मोहिनी को कहा था, मगर साथ ही कम अकल अरमान को कहा था। वो भले ही अर्णव के भाई को कहा हो, लेकिन उसे बात सही लगी, इसलिए वो शानवी की बात को इमेजिन कर हंसने लगा। मुझे नहीं लगता आंटी ने कोई जोक मारा है, जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, मोहिनी ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि शानवी के होंठ हिलते देखे थे, जिससे उसे इतना समझ आ गया था कि जरूर शानवी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसे सुनने के बाद अर्णव को हंसी ज्यादा ही आ रही है। उसने इस बात का अनुमान भी खुद ही लगा लिया था कि वो बात जरूर उससे ही रिलेटेड होगी। मतलब देख रहे हो, लड़की का सेल्फ ऑब्सेशन। हर बात इसी से शुरू, इसी पर खत्म। उसे हंसने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और की। सर्द कर्कश आवाज में अरमान ने मोहिनी को घूरते हुए कहा। अरमान की उन सर्द आंखों में देख ही मोहिनी के बदन में कपक भी शुरू हो गई। उसने अरमान की तरफ से अपनों नजरें हटाते हुए कहा, ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बड़ी मुश्किल से मोहिनी के मुंह से कुछ चंद शब्द निकले। वैसे 2 दिन बाद सगाई है, तो काम भी बहुत है। शॉपिंग भी करनी है और साथ ही डेकोरेशन का भी देखना है। रचना जी बात को घुमाते हुए कहा, ताकि अरमान नाराज न हो जाए। उसकी फिक्र मत करिए, सगाई हमारे घर पर होगी तो इंतजाम सारा हो जाएगा। रही शॉपिंग की बात, तो आज चलकर कपड़े ले लेते हैं। अरमान तुम सुरेखा जी अभी अरमान से अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अरमान ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आज बिल्कुल फ्री नहीं हूँ मॉम। जय को भेज दूंगा, जय अरमान का असिस्टेंस है, वो आपके साथ चला जाएगा। इतना बोल बिना रुके वो तुरंत वहां से चला गया। सब उसे जाते हुए देख ही रहे थे कि फोन की आवाज सुन सबका ध्यान उस तरफ हो गया जहां से आवाज आ रही थी, और ये फोन मिस्टर सिंघानिया का बज उठा था। उन्होंने जेब से फोन निकाला और फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखा। वैसे तो उनके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन रहते नहीं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख उनके चेहरे पर बचे कूचे रंग भी उड़ गए। एक्सक्यूज मी बोल वो वहां से तुरंत दूसरी तरफ जाकर फोन पर बात करने लगे। शानवी ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे उसने बड़ी आसानी से छुपा भी लिया। शायद कुछ नया होने वाला था लेकिन इस बार नंबर सिंघानिया फैमिली का था। नाश्ता करके सब हॉल में सोफे पर बैठ डेकोरेशन, शॉपिंग, गेस्ट के बारे में बातें करने लगे। वही शानवी और अर्णव भी अलसी भालू की तरह बैठे हुए थे। करीब 10 मिनट की लंबी बात के बाद मिस्टर सिंघानिया पास आए। हमें जाना होगा। अब किसे कहाँ जाना होगा? क्या सच में शुरू होगा कपूर और सिंघानिया फैमिली का बुरा वक्त? क्यों अरमान की मॉम को पसंद नहीं शानवी? क्या रंग लाएगा ये मोहिनी और अरमान के रिश्ते का अंजाम? क्या हो पाएगी दोनों की सगाई? कौन होगा जो शानवी को छुप कर देख रहा था? अब कौन सा नया तमाशा होगा? चैप्टर 25। हमें जाना होगा, मिस्टर सिंघानिया ने आते हुए कहे। क्या मतलब? इतनी जल्दी क्या जाना है? अभी तो आए हैं हम, मिसेस सिंघानिया ने जल्दी कहा। एक बारी ने एक ही सवाल पूछ लिया करो, मिस्टर सिंघानिया ने खींचते हुए कहा। जाना कहाँ है? और क्यों? मिस्टर सिंघानिया की बात को अनसुना कर मिसेस सिंघानिया ने पूछा। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं मोनिका की बात कर रहा हूँ, हमें आज जाना होगा। कोशिश रहेगी कल शाम तक वापस आ सके,
मिस्टर कपूर ने मोनिका की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहा, जिसे शायद मोनिका भी समझ गई थी। इसलिए उसने अपने डैड की बात पर राजी होते हुए कहा, बिल्कुल डैड, हम अभी ही निकालते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हो? मिसेस सिंघानिया ने मोनिका की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर मोनिका ने हैरत भरी नजरों से अपनी मां की तरफ देखा और फिर कहा, वो मॉम, क्या आप भूल गई है कि डैड की एक अर्जेंट मीटिंग है मिस्टर वर्मा के साथ? मोनिका ने वर्मा पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, जिस पर मिसेस सिंघानिया को कहीं ना कहीं बात का अंदाजा ही गया। तो उन्होंने राजी होते हुए कहा, हाँ, याद आया। आप लोग जाकर हो आइए। मैं और राहुल जब तक यहाँ हाथ बटा लेंगे। वही सोफे पर पसरे आलसी भालू यानी शानवी और अर्णव भी उन लोगों की बात सुन रहे थे। अर्णव को तो कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मगर शानवी को अंदाजा था कि मिस्टर सिंघानिया किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं। शानवी के चेहरे पर एक व्यंग्य मुस्कान खिल गई। वो अपने सामने खड़े मिस्टर सिंघानिया को घूरे जा रही थी। किसी की नजरों को तपिश महसूस कर मिस्टर सिंघानिया ने जब मुड़कर देखा तो उनकी नजरें शानवी की नजरों से जा मिली, जो उन्हें ही घूर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया को खुद की तरफ देखता पाकर शानवी ने अपनी बाएं भौं उचका दी, चेहरे पर बड़ा एटीट्यूड लिए, जो मिस्टर सिंघानिया की तरफ ही देखने लगी, जिसने बाद मिस्टर सिंघानिया ने खुद ही अपनी नजरें फेर ली। मिस्टर सिंघानिया को आज शानवी अलग ही लग रही थी। उन्हें ये शानवी में अपनी असली बेटी सितारा दिख रही थी, क्योंकि वो भी अक्सर यूं ही अपनी भौं उचका देती थी अगर उसे कुछ कहना नहीं होता था और सामने वाले की बोलती बंद करनी होती थी। तो मिस्टर सिंघानिया को पहली बार सितारा की परछाई किसी और में नजर आई। शानवी की नजर से देखा जाए तो इस शरीर की सोल यानी सितारा के डैड मिस्टर सिंघानिया उसके सामने थे, मगर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ उसकी मां अहम थी। बाकी डैड ने कभी उसके वो फर्ज नहीं निभाए जो उन्हें निभाने चाहिए थे। कुछ देर के बाद मिस्टर सिंघानिया और मोनिका वहां से चले गए। शानवी भी अर्णव के साथ वहां उठकर बाहर चली गई। तो कहाँ चले आज? गेड़ी मारने? टशन के साथ जेब में हाथ डाले शानवी ने अर्णव की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करने लगी है? शानवी के मुंह से ऐसी बोली का इस्तेमाल सुन वो थोड़ा अवाक हो गया। क्यों? तुम्हें भी सीखना है ना बहन? शानवी के सामने दोनों हाथों को जोड़ हल्का सिर झुकाकर अर्णव ने कहा, जिस पर शानवी ने भी अपना दाया हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे दिया। ये दोनों अपनी मस्ती में थे, लेकिन वही अरमान बालकनी से दोनों को देख रहा था। शानवी को अर्णव के साथ यूं मस्ती करते देख उसके हाथ रेलिंग पर कस गए। तो वही कोई बड़े गौर से ध्यान के साथ शानवी की फोटो खींच रहा था, उसके हर एक्सप्रेशन की, हर मूवमेंट की, जिससे शानवी और अर्णव दोनों ही अनजान थे। आज क्या करे? अर्णव ने पूछा। घूमने चलते हैं, शानवी ने कहा। क्या मैं भी चल सकता हूँ? पीछे से राहुल ने आते हुए कहा। राहुल को देख न सिर्फ शानवी की बल्कि बालकनी में खड़े अरमान के साथ ही फोटो खींचने वाले शख्स की भी आंखें भी सर्द हो गई। शरीर भले ही सबकी नजरों में शानवी का था, लेकिन आत्मा तो सितारा की थी। न सिर्फ सिंघानिया परिवार से बल्कि राहुल से भी उसे उतनी ही नफरत थी जितनी बाकी से। राहुल पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। अगर सितारा की जिंदगी में देखे तो इसका कोई दोस्त नहीं था। उसने अपनी मां के चले जाने के बाद किसी पर कभी भी यकीन नहीं किया था, लेकिन राहुल वो पहला और आखिरी शख्स थी जिस पर सितारा ने पहली और आखिरी बार भरोसा किया था, जिसका अंजाम उसे आपकी जान देकर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भरना पड़ा।
सिंघानिया फैमिली के साथ साथ राहुल भी बराबर का मुजरिम था, जिसे उसके किए की सजा मिलनी बाकी थी। पहले की बातें याद कर शानवी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने सामने खड़े इस शख्स को अभी यही जमीन ने दफना दे, मगर इस इतनी आसान मौत देने का फायदा नहीं था। इसके लिए ठीक वैसी ही दर्दनाक मौत होगी जैसी इसने सितारा के लिए तय की थी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शानवी और अर्णव को एकटक खुद की तरफ घूरता पाकर राहुल ने पूछा। देख रहे हैं कि तुम हो कौन, जो हम दोनों के बीच हड्डी बन रहे हो। अर्णव ने अपनी दोनों आंख को हल्का बंद करते हुए कहा। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राहुल ने पूछा। क्यों? तुम कोई फेमस हीरा हो जिसके बारे में हमें जानकारी होगी, शानवी ने अपने तरीके से जवाब दिया। नहीं, ये बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपने शब्दों में बड़ी चाशनी घोलते हुए उसने कहा। जरूरत नहीं है, हम फिर भी तुम्हें जॉब नहीं देंगे, शानवी ने कहा। जिसका जवाब सुन अर्णव को हंसी आ गई तो वही राहुल का चेहरा देखने लायक हो गया। दूर खड़े अरमान और वो फोटो क्लिक करके वाले शख्स को बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फोटो खींचने वाले बंदे ने लीप सिंह पढ़ ली थी, जिससे उसे भी हंसी छूट गई। क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? राहुल ने पूछा। ये लोगों को शक्ल पर डिपेंड करता है, तिरछी मुस्कान देते हुए उसने जवाब दिया। अर्णव तो बस चुपचाप अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आज यही रहना है? अर्णव की तरफ देखते हुए शानवी ने पूछा। नहीं, लेकिन आज जाए कहा, अर्णव ने कहा। वैसे मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ तो शायद आप लोगों को मुझे भी घुमाना चाहिए। स्पेशली आपका मेहमान हूँ मैं, साथ ही आपका जीजा भी, राहुल ने शानवी की तरफ देखते हुए कहा। जिस पर राहुल की बात सुन शानवी ने त्योरी चढ़ाकर उसकी ओर देखा और फिर कहा। क्या तुम अभी पैदा हुए हो? क्या अभी दूध पीते बच्चे हो? क्राइंग बेबी हो जिसे हम घूमने लेकर जाएं क्योंकि तुम रो रहे हो? रही बात मेहमान होने की, ना तो तुम मेरे मेहमान नहीं, जिनके तुम मेहमान हो वो मेरे कुछ जीजा, साली, काला काली, ये सब मोहिनी है तुम्हारी। मेरे साथ ये फाजुल रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना हड्डी ऐसी तोड़ूंगी कि डॉक्टर भी जोड़ने से मना कर देगा। गुस्से भरी आवाज में शानवी ने आखिरी बात कही। शानवी की बात सुन अर्णव को तो हंसी आ रही थी, लेकिन राहुल की शक्ल देखने वाली हो गई थी। अपनी बात खत्म कर शानवी वहां से दोबारा घर में अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे अर्णव भी चला गया, लेकिन राहुल अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। अब भाई बेइज्जती इतनी जल्दी थोड़ी भूल सकता है। अरमान और वो फोटो खींचने वाला बंदा सब देख रहे थे। शानवी के जाने के बाद वो दोनों भी वहां से चले गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बेइज्जती की, मेरा मजाक बनाया, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पहले तो मुझे लग रहा था कि बेचारी मासूम है, नाजुक कली है, लेकिन अब मैं बताऊंगा खुद तेरे इस मखमल से जिस्म को रोंदूंगा। राहुल का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया था। उसके दिल में भी अब शानवी के लिए नफरत हो गई थी। चैप्टर 26। राहुल की अच्छी खासी बेइज्जती करके शानवी घर में वापस आ गई थी, उसके साथ ही अर्णव भी। सारी लेडीज बैठ पर शॉपिंग लिस्ट बना रही थी, जिसमें हिस्सा लेने का शानवी का तो बिल्कुल मूड नहीं था। वो उन लोगों को इग्नोर करके जाने लगी कि मिसेस सिंघानिया ने उसे टोक दिया। लेखिका भी लाइक, इन्हें अपनी बेइज्जती कराए बिना चैन नहीं मिलता। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है।
2 दिन बाद सगाई है तो कुछ काम में हाथ बटाओ। शानवी जो पहले ही राहुल पर भड़क कर आ रही थी, वो और मिसेस सिंघानिया के बोलने से किलस गई। लेखिका भी लाइक, अब मजा आएगा न बिडू। क्यों आपसे काम नहीं हो रहा है? दिखने में तो कड़ी हट्टी कट्टी लग रही हो आप। एक तो इन्होंने उसे बीच में टोक दिया, ऊपर से ये उसकी सौतेली माँ, जिन्होंने उसे खूब परेशान किया था। जब तो वो ज्यादा कुछ न कहती थी, ना संग रहती थी, मगर आज जब शिकारी खुद बेइज्जत होने आया हो तो शानवी भी क्यों छोड़ेगी? ये कैसे बात कर रही हो? मिसेस कपूर से भड़कते हुए कहा। मुंह से उसने अपना सिर हिलाकर कहा, अरे रहने दो रचना, अभी बेचारी सदमे में होगी। मिसेस सिंघानिया को बात सुन सब उन हैरत भरी नजरों से देखने लगा। शानवी तो बिल्कुल अलग ही नजरों से उन्हें घूरने लगी, मानो कह रही हो, मुझे किस बात का सदमा लग गया भाई? दूसरा जन्म पाकर तो सदमा लगा नहीं। इनको यह देख थोड़ा सदमा लगा था, लेकिन अब किस चीज का सदमा लगा बाकी रह गया है? सदमा? किस बात का सदमा? मिसेस कपूर ने पूछा। अरे कहाँ बेचारी की शादी अरमान जैसे इतने प्यारे बच्चे से होने वाली थी। हैंडसम होने के साथ साथ इतना रिच और पावरफुल लड़का बेचारी की किस्मत में आकर चला गया। अब न जाने कौन लड़का इससे शादी करेगा। मिसेस सिंघानिया ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, मानो उन्हें सच में शानवी के लिए बुरा लग रहा हो। मिसेस सिंघानिया की आखिरी बात सुन अर्णव ने मन में सोच, अगर ये अभी बोले तो बंदा अभी शादी करने को राजी है। पैसा पावर लुक सब में आपके दामाद से तो लाख लाख नहीं करोड़ गुना अच्छा है इनका दामाद यानी राहुल। वहीं उनकी बात सुनकर सुरेखा जी के चेहरे पर फख्र की मुस्कान आ गई। अब भाई कोई उनके सामने उनके बेटे की तारीफ करेगा तो फख्र तो करेंगी ही। वहीं मिसेस कपूर और मोनिका के चेहरे पर घमंड दिखने लगा तो स्वर्णा जी ने बस अपनी गर्दन न में हिला दी, मानो कह रही हो, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वहीं खड़े अर्णव ने शानवी की तरफ देखा, जो हैरान भरी नजरों से मिसेस सिंघानिया को देख रही थी कि अचानक ही शानवी ने अजीब से एक्सप्रेशन बना लिए, मानो कितनी गंदी चीज के बारे में उसके सामने बात कर दी हो। छी, आपका टेस्ट बड़ा खराब है। मिसेस सिंघानिया अपने चेहरे के सामने हाथ से पंखा करते हुए उसने कहा, मानो उसे किसी चीज की गंदी गंध आ रही हो। वहीं उसका ऐसा रिएक्शन देख मिसेस कपूर और मोनिका के चेहरे की वो घमंड भरी मुस्कान हवा हो गई। तो वही सुरेखा जी की भी भौहें आपस में जुड़ गई। मिसेस सिंघानिया जो अपनी बात खत्म कर विजयी मुस्कान मुस्कुरा रही थी, वो भी गायब हो गई थी। स्वर्णा जी और अर्णव तो आंखें बड़ी करके शानवी को देख रहे था। मुझे क्या जरूरत है किसी रिच पावरफुल बंदे से शादी करने की, जब मेरा खुद का इतना बड़ा अंपायर है। वो बात अलग है कि अभी उसे कोई और संभाल रहा है। ये कहते हुए उसने मिसेस कपूर और मोनिका की तरफ तिरछी मुस्कान के साथ देखा। मिसेस सिंघानिया, अगर मैंने किसी एक लड़के को नजरें उठाकर भी देख लिया ना, वो खुद मुझे शादी करने को राजी होगा। और नजर उठाकर भी क्या देखा, कुछ लोग तो मेरी नीची नजरों पर ही कायल है। मुझे औरों की तरह गंदे खेल खेलने नहीं आते, जो दूसरे के मंगेतर को जाल में फंसाए, वो भी अपने हुस्न की आजमाइश करके। ये बात उसने मिसेस सिंघानिया की आंखें में देखते हुए कही थी। उसकी बात सुन मिसेस सिंघानिया अपनी नजरें इधर उधर करने लगी, मानो शानवी उन्हें उन्हीं की हकीकत बता दी हो। वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा या कौन नहीं करेगा, ये सब बात की बात होगी। लेकिन एक बार पक्की है, मैं आपको तो अपनी शादी के बिल्कुल नहीं बुलाने वाली। शादी अटेंड करने आई है, वही करिए। फालतू में मुझसे उलझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा।
इतना बोल बिना रुके शानवी सीधा सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। वहीं मिसेस सिंघनिया में शानवी की बात सुन थूक निगल कर अपना गला तर किया। शायद अब ये शानवी से न उलझे। शानवी के साथ ही अर्णव भी ऊपर आ गया। अंदर आते हुए बोला, वहां मेरे शेर। क्या जवाब दिया? वैसे अब तो मुझे भी लगने लगा है ये तो कपूर फैमिली के समर्थक होंगे। वो सब अपनी बेइज्जती तेरे से कराएंगे जरूर। हंसते हुए अर्णव ने कहा। मगर बेचारे अर्णव की हंसी ज्यादा देर टिक न सकी, क्योंकि शानवी ने एक तकिया फेंक कर मारा, जो सीधा अर्णव के सुंदर से चेहरे पर जाकर पड़ा। ये क्या था? अर्णव ने मुंह खोले पूछ। तकिया था। और क्या? शानवी ने भी अकड़ में जवाब दिया। वो मुझे भी पता है, तकिया था। लेकिन ये तकिया मेरे सुंदर मुखड़े पर क्यों मारा? ताकि मैं तुम्हारी और फालतू की बकवास और का सुनूं। एक काम कहा था, वो भी नहीं किया अब तक। गुस्से में उफनते हुए शानवी ने कहा। कैसा काम? गहरी सोच में डूबते हुए अर्णव से पूछा। कहीं दूसरी जगह घर दिलाने की याद आया कुछ? शानवी ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। ओह, याद आ गया। लेकिन क्या इसकी जरूरत है? इतने फालतू सवाल करने की जरूरत है? नहीं, दोनों कंधे उचकाते हुए अर्णव ने कहा। मुझे प्लीज जल्द जल्द कहीं दूसरी जगह घर दिलवा दो। अपार्टमेंट दिलवा दो, मगर दिलवा दो। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अर्णव अभी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही कि उसके फोन पर किसी चीज का नोटिफिकेशन आ गया। उसने फोन चेक किया और वापस पॉकेट में रख लिया। मैं कुछ देखता हूँ, अभी जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। तब तक तू आराम कर। इतना बोल बिना शानवी की बात सुने वो वहां से 9-2-11 हो गया। वही शानवी ने ना में अपनी मुंडी हिला दी। चैप्टर 27। मैं कुछ देखता हूँ, अभी जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। तब तक तू आराम कर। इतना बोल बिना शानवी की बात सुने वो वहां से 9-2-11 हो गया। वही शानवी ने ना में अपनी मुंडी हिला दी। अर्णव फोन में आए नोटिफिकेशन को देख अर्णव तुरंत कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने इधर उधर देख। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो कमरे के बाएं तरफ कुछ कदम की दूरी पर बनी सीढ़ियों के पास चला गया। सीढ़ियों से होते हुए वो छत पर आ गया। छत पर आकर उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखा। उसे कोई नजर नहीं आया। वहां किसी को न देख वो दूसरी ओर चला, क्योंकि छत 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दूसरी ओर किसी का आना जाना नहीं होता था। पहले हिस्से की तरफ छोटा सा बगीचा बना हुआ था, जिसमें काफी रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। तो वही दूसरी तरफ से छत बिल्कुल खाली थी। वहां बस कोने में एक कमरा बना हुआ था। कमरे के बगल में काफी जगह खाली था। वो उस तरफ बढ़ा तो उसे वहां एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। अगर दूर से कोई देखता तो शायद नजर न आता, क्योंकि वो कमरे की ओट में होकर खड़ा था। कमरे की पिछली दीवार की तरफ से किसी को देख पाना मुश्किल था। ओजुल, अर्णव ने पुकारा। उसकी आवाज सुन ओजुल यानी शस्त्र उसकी ओर पलटा। क्या हाल है जूनियर? शस्त्र के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। बहुत अच्छे है ओजुल, मगर आज यूं अचानक क्यों बुला लिया? अर्णव ने सवाल किया। वो छुछुंदर कौन था? सर्द आंखों से अर्णव की तरफ देखते हुए उसने पूछा। क्या छुछुंदर? ये कौन है? अर्णव ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। वही जो आज सुबह एंजेल को परेशान कर रहा था। शस्त्र के लिए एंजेल का मतलब शानवी से है। अच्छा, वो लंगूर। वैसे नाम बड़ा अच्छा दिया है, छुछुंदर। इतना बोल अर्णव हंसने लगा। उससे खुद की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी,
लेकिन फिर उसने खुद के मुंह पर हाथ रख खुद की हंसी को रोका, क्योंकि शस्त्र उसे अपनी सर्द नजरों से एकटक घूर रहा था। जो सवाल किया है सिर्फ उसका जवाब दो, उसने अपनी सर्द आवाज में दोबारा पूछा। वो राहुल था, मोहिनी के मेहमानों का शायद होने वाला दामाद, यानी उस पिशाचिनी मोनिका का बॉयफ्रेंड था फिलहाल। अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए उसने कहा, उसे मेरी एंजेल से दूर रखना, वरना वो दोबारा इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई, आवाज बिल्कुल कर्कश और सख्त। वैसे आपको कैसे पता कि वो लंगूर शानू के करीब आने की कोशिश कर रहा था? सवालिया नजरों से उसने पूछा। क्योंकि मेरा सारा ध्यान एंजेल पर ही रहता है। जब वो उससे बात कर रहा था, मैं एंजेल की फोटो क्लिक कर रहा था। मगर उससे बात करने के बाद एंजेल का चेहरा मुरझा सा गया था। शस्त्र ही था जो छुपके से शानवी की फोटोज लेने की कोशिश कर रहा था। साथ ही शस्त्र ही था जिसने शानवी और राहुल की लिपसिंग पढ़ ली थी। ओह, यानी आपकी फोटोग्राफी दोबारा से शुरू हो गई। सही है। वैसे आप शानू को एंजेल क्यों कहते हो? तुम मुझे ओजुल क्यों कहते हो? उसने इंटेंस नजरों से अर्णव को देखते हुए पूछा। जब आप बताओगे तब मैं बता दूंगा। गिव एंड टेक का खेल खेलते हुए अर्णव ने कहा, फिर अपनी बत्ती सी चमका दी। वैसे एक बात और थी, अर्णव ने शस्त्र को देखते हुए कहा, जो अर्णव से अपनी बात खत्म कर अब ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। अर्णव की आवाज सुन उसने दोबारा अपनी नजरें अर्णव की तरफ कर ली, फिर अपनी बाएं भौं उचका दी मानो उसकी बात सुनने का इंतजार कर रहा हो। शानू को रेंट पर घर चाहिए या कोई अपार्टमेंट भी चलेगा। मैंने उससे कहा कि मेरा अपार्टमेंट यूज कर ले, मगर वो मना कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं दूर या अलग रहे, क्योंकि इस टाइम उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रही। वो बस जल्द से जल्द रॉय मैंशन और कपूर मैंशन से अलग रहना चाहती है। क्या करूं मैं? अभी भी उसने मेरे मुंह पर इतनी जोर का तकिया मारा फेंक कर, मैं क्या ही बताऊं। अर्णव से शस्त्र को सारी बात बता दी। आखिरी बात कहते समय उसने पप्पी जैसा मासूम चेहरा बना लिया, आंखें किसी मासूम बच्चे की तरह टिमटिमाने लगा, मानो शानवी ने उस पर सच में बहुत जुल्म कर रखा है। शस्त्र शांति से अर्णव की सारी बात सुन रहा था। शानवी का जिद करना कि उसे अलग जगह ही चाहिए रहने के लिए, वो भी तब जब उसकी सेहत सही नहीं है। ये सुन शस्त्र की दोनों भौं सिकुड़ गई। अर्णव की बात खत्म होने पर उसने कहा, वो मेरे साथ रहेगी। अर्णव का चेहरा देखते हुए उसने कहा, ओके। उसकी बात सुन अर्णव ने आराम से हाँ कह दिया, मगर उसे बाद में एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, और शस्त्र ने भी। वेट, क्या कहा आपने? आपके साथ रहेगी? कैसे? कौन मनाएगा? क्या वो मान जाएगी आपके साथ रहने के लिए? क्या ये इतना आसान है? ये वो पहले वाली शानू नहीं है। ये अब बिल्कुल बदल गई है। कब कहाँ आपकी बेइज्जती कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, उसे मनाएगा कौन? जब अर्णव को समझ आया कि शस्त्र ने क्या कहा तो उसने अपनी कही बात को भी सही करते हुए एक सांस में ही बिना रुके अर्णव से सब कह डाला। शस्त्र बस चुपचाप उसकी बात को सुनता रहा, फिर उसके चुप होने का इंतजार करने लगा। हो गया? शस्त्र ने आराम से पूछा, जिस पर अर्णव ने सिर्फ हाँ में जोर जोर से गर्दन हिला दी। उसे तुम मनाओगे? मेरे साथ रहने का मतलब है कि वो मेरे घर में रह लेगी। रेंट पर ही घर चाहिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे आराम से रेंट दे सकती है। मैं मना नहीं करूंगा। शांत लहजे में शस्त्र ने कहा। मैं क्या मनाऊं? अर्णव ने इतना ही कहा था कि उसके मुंह से निकलने वाली आगे की बातें मुंह में ही रह गई।
क्योंकि शस्त्र उसकी बात सुन उसे ही घूर रहा था। डॉट ठीक है, मैं ही मनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, आप शानू से रेंट कैसे ले सकते हो? एशिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद आप अपनी मोहब्बत से रेंट लेंगे? सीरियसली? अपनी आंखों को बड़ा करते हुए, बारी बारी पलके झपकाते हुए अर्णव से शस्त्र से कहा। अर्णव के कमरे से बाहर निकलते ही शानवी बेड के सिरहाने से अपनी पीठ लगाकर बैठ गई। तभी उसे कुछ याद आया और वो खड़ी होकर अलमीरा के पास आई। अलमीरा खोल उसके आखिरी सेल्फ को उसने खोला, जिसमें फिलहाल उसका सामान रखा हुआ था। उसने अपने कपड़े हटाए तो उसे उसमें वही फोटो नजर आई जो वो कपूर मैंशन से लाई थी। उसने वो फोटो ली, अलमीरा बंद की और फिर वापस जाकर बेड के सिरहाने अपनी पीठ लगाकर बैठ गई। उस फोटो में जिस औरत का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, वो सितारा की मॉम यानी गौरी जी थी। उसने उस फोटो पर एक बार हाथ फेरा, फिर अपने सीने से लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। वो उस पल में खो गई जब वो अपनी मॉम से मिली थी, जब उसे अपने और शानवी बॉडी की ऑनर के बारे में काफी बातें पता चली थी, जब उसकी मां ने उसे बताया कि काफी राज ऐसे हैं जिनका पता उसे खुद लगाना होगा। इस बार उसे लड़ना था, अपने दुश्मनों को मारना था, लेकिन खुद को बचा कर भी रखना था। क्या लगता है, क्या अर्णव मना पाएगा शानवी को? क्या शानवी रहेगी शस्त्र के घर में? कहाँ मिली होगी शानवी अपनी माँ से? कैसे हुई होगी उनकी मुलाकात? क्या कहा होगा शानवी की माँ ने? क्या रंग लाएगा ये मोहिनी और अरमान के रिश्ते का अंजाम? क्या हो पाएगी दोनों की सगाई? कौन होगा जो शानवी को छुप कर देख रहा था? अब कौन सा नया तमाशा होगा? चैप्टर 28। उस फोटो को अपने सीने से लगाए वो उस पल में खो गई जब वो अपनी मॉम से मिली थी, जब उसे अपने और शानवी बॉडी की ऑनर के बारे में काफी बातें पता चली थी, जब उसकी मां ने उसे बताया कि काफी राज ऐसे हैं जिनका पता उसे खुद लगाना होगा। इस बार उसे लड़ना था, अपने दुश्मनों को मारना था, लेकिन खुद को बचा कर भी रखना था। पास्ट डॉट चारों तरफ हरियाली, वहां रंग बिरंगे फूल जिन पर तितलियां मंडरा रही थी। एक 24 साल की लड़की वहां हैरानी भरी नजरे से सारा नजारा देख रही थी। जमीन में घास दूर तक फैली हुई थी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ का नजारा देखने लगी। वो लड़की आगे बढ़ ही रही थी कि उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उसे सामने एक सफेद फ्रॉक, लंबे घने बालों की एक 19 साल की लड़की नजर आई। उसका चेहरा तो नहीं, बस उसकी पीठ दिख रही थी। उस लड़की ने फ्रॉक वाली लड़की को देखने के लिए इधर उधर होकर देखने को कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा देखने में असफल रही। सुनो उस 24 साल की लड़की ने उस 19 साल की लड़की को आवाज दी। आवाज सुन वो 19 साल की लड़की जैसे ही मुड़ी तो उसका चेहरा देख 24 साल की लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की अपलक बस अपने सामने खड़ी सफेद फ्रॉक पहने उस लड़की को देखती तो कभी आसपास के वातावरण को इधर उधर देखते समय उस 24 साल की लड़की को नजर एक झील की तरफ गई। कुछ कदम आगे बढ़ उसने झील की तरफ देखा। झील का पानी बहुत सफेद, किसी हीरे की तरह जगमगा रहा था कि तभी उस लड़की की नजर पानी में पड़ते अपने अक्स पर गई। दोबारा उसकी आंखें फटी रह गई। ये सब उसे सपना सा लग रहा था, यकीन करना मुश्किल। उसने पानी में दिख रहे अपने अक्स को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हल्का नीचे की तरफ झुक वो गौर से पानी में अपने अक्स को देख खुद को ही पहचानने की कोशिश कर रही थी। अभी वो लड़की पानी में हाथ डालते कि पीछे से आई आवाज को सुन उसका हाथ बीच में ही रुक गया।
ऐसा मत करना सितारा दीदी। जो पानी में दिख रहा है वो सही है, उस 19 साल की लड़की ने सितारा के पीछे आते हुए कहा। सितारा यानी वही 24 साल वाली लड़की। जब उसने अपने पीछे से आती आवाज सुनी तो मुड़ कर देखा। उसके सामने वो लड़की सच में खड़ी थी। पहले उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन जो उसने पहले देखा था और जो अब देख रही थी, दोनों ही सच था। वो लड़की वहां से उठी और झील से हटकर खड़ी हो गई और अपने सामने खड़ी उस मासूम बच्ची को देखने लगी, जो दुनिया भर की मुस्कान लिया उसे ही देख रही थी। लेकिन ये लड़की यहाँ कैसे? और इसने उसका नाम यानी सितारा कहकर पुकारा था। क्या वो 19 साल की लड़की उसका नाम जानती है? क्या हुआ सितारा दीदी? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सोफिया। उस 19 साल की लड़की ने मुस्कान के साथ टुकुर टुकुर अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा। वो 19 साल वाली लड़की शानवी थी और 24 साल वाली लड़की सितारा। आज काफी वक्त के बाद सितारा खुद को अपने असली रूप में देखी थी और साथ ही असली शानवी को भी। दुनिया में भले ही शानवी का शरीर था लेकिन आत्मा उसमें सितारा की थी। दोनों आज पहली बार एक दूसरे को देख रही थी। लेकिन शानवी को सितारा का नाम कैसे पता? इससे पहले वो कभी कहीं नहीं मिले थे। और ये जगह कौन सी है? बहुत सारे सवालों से सितारा का दिमाग खराब कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ कहाँ गई। ये जगह और अपने सामने खड़ी लड़की जिसके शरीर ने वो रह रही है, उसे असलियत में आज पहली बार देखा। लेकिन फिर भी शानवी ने उसे उसके नाम से कैसे पुकारा? उसे उसका नाम कैसे पता? सितारा अपने सामने खड़ी शानवी को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आप मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही है? मैं सच में आपके सामने हूँ। सितारा को हैरत में देख शानवी ने दोबारा कहा। सितारा के मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। आखिर इतना आसान थोड़ी होगा ये सब यकीन करना। क्या वो लोग आपको भी मरते हैं? मासूम नजरे से सितारा को देखते हुए शानवी ने कहा। कौन? भौं उचकाते हुए सितारा ने पूछा। काफी देर से वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो सब देख रही है वो हकीकत में है। शानवी का सवाल सुन उसे अटपटा सा लगा, इसलिए उसने शानवी के सवाल पूछने पर उससे ही सवाल किया। वही लोग जिनके घर में आप रहती हो? मैं तो अर्णव के घर में रहती हूँ। ओह, अर्णव, वो बहुत अच्छा है, आपको पता है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता। जब भी वो मुझसे मिलता तो मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लाता था। चहकते हुए शानवी ने कहा, जिसे देख सितारा सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि इतने दिन में उसे भी अर्णव के व्यवहार में बारे में पता चल लग गया था कि आखिर वो शानवी की इतनी केयर करता होगा। मगर वो आपको भी गुस्से में डांटते होंगे? उदास होते हुए शानवी ने कहा। कौन? वही जिनकी वजह से मैं इतनी अच्छी जगह पर आ गई। मगर जब उन्होंने मुझे मारा था तब मुझे बहुत दर्द हुआ था। लेकिन अब मैं यहाँ मस्ती में अच्छे से रहती हूँ। कोई भी नहीं डांटता मुझे यहाँ। शानवी की बात सुन सितारा को आइडिया हो गया था कि वो जरूर अरमान की बात कर रही है, क्योंकि आखिरी बार वही था जिसने शानवी पर जुल्म किया था। सितारा को शानवी पर तरस भी आ रहा था। आखिरी इतनी छोटी उम्र में शानवी ने बहुत कुछ सहा था। आपको पता है आप वहां क्यों हो? शानवी ने पूछा, जिस पर सितारा ने सिर्फ न में गर्दन हिला दी। वहां तुम्हें बहुत जरूर राज को लोगों के सामने लाना है। ये आवाज पीछे से आई। आवाज सुन सितारा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था।
आज इतना साल बाद उसे दोबारा वही आवाज सुनने का मौका मिला था। अपने कांपते शरीर के साथ उसने पलट के देखा। उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, खुले बाल। उसकी माँ के चेहरे पर आज भी वही रौनक थी जो वो बचपन में देखा करती थी। उसके लिए ये बात यकीन कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था कि उसके सामने खड़ी है, उसे बात कर रही है। आंखों में नमी, लबों पर मुस्कान लिए वो अपनी माँ के पास जाने के लिए, उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। हाथ बढ़ाकर वो अपनी माँ को छू पाती उससे पहले ही उसकी माँ ने उसे हाथ लगाने से रोक दिया। जहाँ खड़ी हो वहीं रहो, यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करो, उसकी माँ ने लगभग उसे आदेश देते हुए कहा। अब की माँ की बात मान वो रुक गई, बस एकटक अपनी माँ को देखने लगी। वही उसके पीछे खड़ी शान्वी मुस्कुराकर सितारा की माँ यानी गौरी की के बगल में आकर खड़ी हो गई। मैंने आपको बहुत याद किया माँ। रात रात भर ये सोचकर जागती थी कि क्या पता आप मुझसे मिलने आ जाओ। खाना नहीं खाती थी कि क्या पता आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने आ जाओ। मैं दरवाजे को ताकती रहती, ये देखने के लिए कि क्या पता आप आ जाओ। भराई आवाज में आंखों में नमी लिए सितारा ने कहा, कुछ चीजें जिंदगी में होनी जरूरी होती है, जो दुनिया ने जाता है उसे यहाँ भी वापस आना होता है। तो मुझे भी अपने साथ ले आती, मुझे क्यों छोड़ दिया? सितारा अपनी बात पूरी करती कि गौरी जी ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, खबरदार, आइंदा ऐसा कुछ कहा या सोचा भी तो तुम्हारा दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। उन दफने राजों को दुनिया के सामने लाने के लिए जिनकी आड़ में तुमसे तुम्हारे अपने दूर किए। तुम्हें उन लोगों से बदला लेना होगा जिन्होंने तुमसे तुम्हारी माँ को दूर किया, तुम्हारी माँ को धोखा दिया, शान्वी को जिन्होंने दर्द दिया। तुम्हें उन सब को सबक सिखाना है जिन्होंने तुम्हें रात भर रोने के लिए अकेला कर दिया। गौरी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। सितारा अपनी माँ का ये रूप शायद पहली बार देख रही थी। मैं कैसे पता करूंगी? सितारा ने अपनी माँ की बात को सुनकर कहा, वक्त खुद तुम्हें सब दिखा देगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने दुश्मनों से डरना नहीं है, उनसे लड़ना होगा, उन्हें मारना होगा, लेकिन खुद को बचाना होगा। सितारा दीदी, आप डरना नहीं, दुनिया में कोई है जो आपका सहारा होगा, जो हर राह पर अपनी मदद करेगा, हर मुश्किल से आपको बचाएगा, मगर आपको उसे खुद पहचानना होगा। शान्वी ने कहा, सितारा, दुनिया में तुम्हारा रहना कोई आम बात नहीं था। बहुत बड़ा मकसद है जो तुम्हें दूसरा जन्म मिला, वो भी शान्वी के शरीर में, क्योंकि तुम्हें न सिर्फ अपने बल्कि शान्वी के दुश्मनों का भी बदला लेना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। लेकिन आप शान्वी को कैसे जानते हो? शान्वी मुझे कैसे जानती है? ये गुत्थी सितारा अभी तक सुलझा नहीं पाई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसकी माँ शान्वी को कैसे जानती है या शान्वी उसे कैसे जानती है? बहुत से राज से जो तुम्हें खुद पता चलेंगे। बस तुम्हें उस घड़ी में डटकर सामना करना होगा। बाकी मेरा शान्वी को जानना या शान्वी का तुम्हें जानने ये वक्त तुम्हें बताएगा। तुम्हें अपना हक उन लोगों से वापस लेना है जिन्होंने धोखे से उन पर कब्जा किया हुआ है। इस बार तुम्हें डरना नहीं है, लड़ना है। मैं वादा करती हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने आपको मुझसे दूर किया, मैं उन सबको सजा दूंगी। अपने हक पर अब किसी की परछाई पर नहीं रहने दूंगी। अपनी माँ की बात सुनने के बाद सितारा में भी अपने दुश्मनों से बदला लेने की भावना पक्की हो गई थी। आप तुम्हें जाना होगा, गौरी जी ने कहा। क्यों? मुझे अभी नहीं जाना माँ। प्लीज कुछ पल और रहने दो, आपको छू नहीं सकती, लेकिन आपको देखने का मौका तो मत छीनो माँ। सितारा की आंख से आंसू बहकर गाल पर लुढ़क आए।
सितारा के पीछे से एक बड़ा गोल आकार में घेरा बन गया। उसमें से पीली रोशनी निकलने लगी। वो गौरी जी ने विनती करने लगी कि वो उसे अभी यहाँ से न भेजे, मगर गौरी जी ने अपना दायां हाथ उठाया और बिना सितारा को छुए उसे उस घेरे की ओर धक्का दे दिया। सितारा बस एक ही बात बोल रही थी कि उसे अपनी माँ के साथ कुछ पल और रहना है। सितारा के उस घेरे में जाते ही वो घेरा बंद हो गया। आंसू की एक बूंद तो गौरी जी की आंख से भी लुढ़क के गाल पर आ गई, जिसके देख मुस्कुराकर शानवी ने उन्हें गले से लगा लिया था। उसी के बाद सब शानवी पृथ्वी वाली को जब होश आता है और वो नींद में बड़बड़ाती है, उसका कारण यही था। पास्ट समाप्त। बातें याद कर शानवी की बंद आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे उसने अपने गालों पर नहीं आने दिया। शानवी की पलकें भीग चुकी थी। उस फोटो को कसकर अपने सीने से लगाए वो यूं ही बैठी रही थी। कुछ देर बाद शस्त्र से वार्तालाप खत्म कर अर्णव वापस कमरे में आया। क्या लगता है, क्या अर्णव मना पाएगा शानवी को? क्या शानवी रहेगी शस्त्र के घर में? कहाँ मिली होगी शानवी अपनी माँ से? कैसे हुई होगी उनकी मुलाकात? क्या कहा होगा शानवी की माँ ने? चैप्टर 29। बातें याद कर शानवी की बंद आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे उसने अपने गालों पर नहीं आने दिया। शानवी की पलकें भीग चुकी थी। उस फोटो को कसकर अपने सीने से लगाए वो यूं ही बैठी रही थी। कुछ देर बाद शस्त्र से वार्तालाप खत्म कर अर्णव वापस कमरे में आया। बेड से टेक लगाए सो रही शानवी को देख अर्णव ने खुद से कहा, बाद में बात कर लूंगा, अभी इसे सोने देता हो। इतना खुद से बोल वो वहां से जाने का फैसला लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शानवी की नींद खराब हो। वो मुड़कर जाने को हुआ कि शानवी ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बेड पर सही से बैठते हुए हाथ में पकड़ी फोटो को साइड में तकिए केस नीचे रखते हुए से बोली। शानवी की आवाज सुन अर्णव के कदम ठहर गए। फिर वो तुरंत उसकी ओर पलटा और बोला, उल्लू वुल्लू हो क्या, या कोई भूती साया? अर्णव ने पूछा, जिसे सुन शानवी की दोनों भौं सिकुड़कर आपस में जुड़ गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो अर्णव की बिना सर पैर की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। मतलब ये कि तुम तो सो रही थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रूम में आया हूँ? दोनों आईब्रोज को उचकाते हुए अर्णव ने कहा। जब इंसान के गले ने स्पीकर फिट होना तो सामने वाला ज्यादा गहरी नींद में सो ही नहीं सकता। व्यंग्य मुस्कान के साथ शानवी ने कहा। मतलब? इस बार अर्णव ने पूछा। मतलब ये, जब भ्राताश्री आप कमरे में आए और फिर खुद से वार्तालाप कर रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज इतनी धीमी थी कि न चाहते हुए भी मेरी नींद खुल गई। क्या सच में मैंने तेज बोला था? तर्जनी उंगली अपनी ठोड़ी पर रख वो सोचते हुए बोला। नहीं, अपने बहुत धीमे बोला था, बस मेरे कान आपके पास आ गए थे। क्या तुम्हारे कान चलते भी है? हैरान होते हुए अर्णव ने कहा। अर्णव की बात सुन। शानवी ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, वरना अर्णव की बातें सुन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद वो जो उसके हाथ में आता पक्का अर्णव के मुंह पर ही फेंक कर मार देती। वैसे काम क्या था? सारी बातों को एक तरफ कर शानवी ने असल वजह पूछी। किसे? तुम्हें क्या काम होता भला? कमरे में आकर तुमने खुद से कहा था, बाद में बात करूंगा। क्या बात करनी थी? अच्छा वो बात। शानवी के कहने पर अर्णव को याद आया कि वो असल में कमरे में आया क्यों था। हाँ भाई, वही बात। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, अर्णव ने खुश होते हुए कहा। क्या कपूर फैमिली सड़क पर आ गई? अर्णव की बात सुन शानवी ने भी मजे लेते हुए कहा। तुम भी शायद कपूर ही हो। शानवी की बात सुन
चिढ़ते हुए अर्णव ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ शान्वी हूँ। शान्वी, अर्णव की बात पर शान्वी ने कहा, ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए एक घर मिल गया है। ये सच ने काफी अच्छी खबर दी है। वैसे कहाँ मिला है? शान्वी ने संतुष्ट होते हुए कहा, क्योंकि काफी चीज ऐसी है जो वो यहाँ रहकर नहीं कर सकती थी। हमारे घर के सामने वाला विला, आंखों को इधर उधर घुमाते हुए अर्णव ने कहा। विला में? शान्वी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वो हमारे घर में सामने वाला विला खाली है। मतलब उसमें सिर्फ एक लड़का रहता है, वो भी रेंट पर है। तो तुम भी रह सकती हो। कहीं और जगह नहीं मिली? मैंने देखी ही नहीं, बत्ती सी चमकाते हुए अर्णव ने कहा, जिस पर शान्वी ने उसे अजीब ही तरीके से घूरा। मजाक से हटकर एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो मैं चाहती ही नहीं कि तुम कहीं भी अकेले रहो, लेकिन तुम्हारी बात मान रहा हूँ, इसलिए पास में ही एक घर देख दिया है। अगर वहां रहना मंजूर है तो बोलो, वरना यही रहो। बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह अर्णव ने सीरियस लुक में कहा, जिसे देख शान्वी के मुंह से ज्यादा कुछ नहीं निकला सिवाय इतने के, रेंट कितना होगा? रेंट नहीं देना होता है क्या? फ्री में कौन अपना इतना बड़ा विला किसी को भी रहने को दे देता है? हैरान होते हुए शान्वी ने पूछा। मेरी बात सुनोगी? उस विला में स्टूडेंट के लिए कम पैसे चार्ज करते हैं। अब क्योंकि तुम भी स्टूडेंट हो तो ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन एक चीज तुम्हें करनी होगी, वो ये कि तुम्हें खाना खुद बनाना होगा। काम करने के लिए सर्वेंट है, मगर खाना तुम्हें बनाना होगा। इसके साथ ही तुम्हें उस लड़के को भी खाना देना होगा। आखिरी बात को थोड़ी धीमी आवाज में अर्णव ने बोला, जिसे शान्वी ने सुन लिया था। मैं क्यों उस लड़के को खाना बनाकर दूंगी? क्या उसे बनाना नहीं आता? वो एक्चुअली जो लड़का है वो ऑनर के काफी अच्छे फ्रेंड का बेटा है। बाहर का खाना वो खाता नहीं, इसलिए तुम जब अपने लिए बनाया करोगी तो थोड़ा उस बेचारे को भी दे दिया करना। बहाना बनाते हुए अर्णव ने कहा। हाँ, तो उसके लिए कोई कुक रख ले। क्यों? अगर तुम वहां रहोगी तो खाना बनाकर नहीं दे सकती। वो कुकबुक पर भरोसा नहीं करता। एक नया बहाना बनाते हुए थोड़े दिखावटी गुस्से के साथ अर्णव ने कहा, जिसे सुन शान्वी चुप रही। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो यही रहो, या कपूर मेंशन में कहीं और नहीं जाने दिया जाएगा तुम्हें। गुस्से में कहकर अर्णव बिना एक पल रुके वहां से 9-2-11 हो गया। वहीं बेचारी शान्वी इस सोच में गुम हो गई कि आखिर अर्णव को हुआ क्या जो इतना गुस्सा दिखा रहा था। वो बात अलग थी, गुस्सा दिखावे का था, वो सिर्फ हम और आप जानते हैं। कमरे से बाहर निकल अपने सीने पर हाथ रख अर्णव गहरी गहरी सांस लेने लगा। हशश, बच गया। अगर आज इस शानू का दोबारा सीबीआई मोड ऑन हो जाता तो सारे प्लेन पर पानी ही फिर जाता। अब बस ये वहां रहने के लिए मान जाए, वरना ओजुल मुझे न छोड़ेंगे। एक 50-55 साल का आदमी, काले रंग की पैंट, सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट डाला हुआ था। उसके सामने एक 24 साल की लड़की, साथ ही एक 46 साल का आदमी बैठा हुआ था। मिस्टर वर्मा, अपने अर्जेंट में बुलाया? कुछ जरूरी काम? उस आदमी ने पूछा। बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया, अर्जेंट काम था इसलिए ही बुलाया। वैसे आपको को याद होगा ही, आज से 3 दिन बाद सितारा की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, साथ ही उसका बिजनेस भी। काला कोट पहने उस वकील यानी मिस्टर वर्मा ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को सही करते हुए कहा। हाँ, वो सब तो हम याद है, लेकिन आपने हमें सिर्फ ये सब बताने के लिए यहाँ तक क्यों बुला लिया? मिस्टर वर्मा, उस लड़की ने कहा। तुम आजकल के बच्चों में जरा भी सब्र नहीं है, मेरी बात पूरी होने तो दीजिए। मिस सिंघानिया, मिस्टर वर्मा ने अपने सामने लड़की को घूरते हुए कहा। सॉरी
मिस्टर वर्मा, आप बताइए क्या बात है। मिस्टर सिंघानिया मोनिका को आंख दिखाकर शांत रहने का इशारा करते हुए मिस्टर वर्मा से कहा, आप लोग समझ तो गए ही होंगे ये आदमी और लड़की कौन है। ये है सितारा के डैड और मोनिका, जो यहाँ मिस्टर वर्मा की कॉल आने के बाद उनसे मिलने आए हैं। बात यह है मिस्टर सिंघानिया, जैसे आप जानते हैं 3 दिन बाद सितारा 25 की पूरी होगी, जिसके बाद उसे उसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस सबका हिस्सा दे दिया जाएगा, जिसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर सितारा इस प्रॉपर्टी या बिजनेस में हिस्सा नहीं चाहेगी तो वो आपको मिल जाएगा। मिस्टर वर्मा की बात सुन दोनों बाप बेटी तो खुशी से हवा में उड़ने लगे। वैसे मिस्टर वर्मा, सितारा ये बिजनेस या प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो तो सुकून से अपनी जिंदगी पहाड़ों पर बिताना चाहती है। तो ये सब हमारे नाम कब होगा? खुश होते हुए मोनिका ने कहा। उसके लिए आपको मिस्टर वर्मा की बात सुन दोनों बाप बेटी की मुस्कान हवा हो गई।